नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो आज हम बात कर रहे हैं मैमोग्राफी की। हमने ब्रेस्ट इमेजिंग सीरीज दोस्तों स्टार्ट की है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस हमने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर बनाए हैं। टेक्निक की बात की है हमने। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें। और आज हम बात कर रहे हैं मैमोग्राफी की दोस्तों। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर संरचना कैसे होती है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, पेशेंट को क्या लक्षण हो सकते हैं, यंग मरीजों में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज, क्या क्या बीमारियां ब्रेस्ट में देखने को मिल सकती हैं, अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है। और पार्ट टू में हमने दोस्तों डिस्कस किया कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर किन किन लोगों को होता है, एल्डरली पेशेंट्स में जो 35 साल से ज्यादा के उनमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो आज हम बात करें मैमोग्राफी की दोस्तों। मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, जिससे हमें ब्रेस्ट के एक्सरे से बहुत सिंपल टेक्निक से किया जाता है, जिससे हमें कैंसर और बाकी बीमारियों का पता चल जाता है ब्रेस्ट में। बहुत सिंपल टेक्निक होती है और बहुत इजीली तुरंत हो जाता है। जो ब्रेस्ट मैमोग्राफी थी, ब्रेस्ट का एक्सरे था, वो सबसे पहले 1960s में इसका यूज अच्छे से किया जाने लगा। सबसे पहले 1913 में डॉक्टर रॉबर्ट सालोमन ने यूज किया था इसको। और 1960 से तो काफी प्रचलन में आ गया मैमोग्राफी। अब थोड़ा सा हम मैमोग्राफी फिजिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। हम जैसा कि जानते हैं कि जो एक्सरे फिजिक्स है या फिर जो रेडिएशन है, एक्सरे रेज जो होती हैं, जो बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से ही इमेज हमें दिखाई देती है स्क्रीन पर या फिल्म पर। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से एक्सरेज पास हो रही हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी उसमें देखिए, बेसिकली आपका ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है ना दोस्तों, मैं एक बार फिर से दिखा दूं। इसमें सॉफ्ट टिश्यू होता है और फैट होता है। ठीक है, मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो ग्रंथियों वाला टिश्यू होता है जो मिल्क बनाता है, और साथ में फैट होता है। दो के मिक्सचर से ही आपका ये ब्रेस्ट बना होता है। तो जो मैंने बताया कि रेडिएशन फिजिक्स में, एक्सरे फिजिक्स में जो इमेजेस बनती हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से बनती हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होगा ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल में से एक्सरेज पास हो रही है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब चूंकि फैट और सॉफ्ट टिश्यू दोनों का एटॉमिक नंबर काफी सिमिलर होता है, तो इस वजह से हमें, अगर हम हाई एनर्जी वाली एक्सरे यूज करेंगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, और जो रिजोल्यूशन आएगा इमेज में वो अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो टिश्यूज सेम एटॉमिक नंबर वाले हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक नंबर वाले हैं, जैसे कि फैट और सॉफ्ट टिश्यू है जो कि ब्रेस्ट के अंदर है, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉन्ट्रास्ट तब बेटर आएगा जब हम लो एनर्जी वाली एक्सरेज हैं वो यूज करें, तो बेटर कॉन्ट्रास्ट आएगा। क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो लो एक्सरे एनर्जी पे लो एटॉमिक नंबर वाली स्ट्रक्चर्स के लिए ज्यादा होगा और बेटर कॉन्ट्रास्ट आएगा। इसीलिए हम लो केवीपी यूज करते हैं ब्रेस्ट को देखने के लिए एक्सरे पर। और साथ में हमें वो फोटोज चाहिए जिनकी पेनिट्रेशन पावर भी सिमिलर हो, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन चाहिए। तो इसलिए हम लेस केवीपी यूज करते हैं और हाई एमए यूज करते हैं। तो लेस केवीपी में अराउंड 25 to 30 केवीपी यूज किया जाता है। चेस्ट रेडियोग्राफी में दोस्तों अराउंड 45 to 50 केवीपी यूज किया जाता है। लेकिन मैमोग्राफी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि आप लो एनर्जी एक्सरेज यूज करते हो यहाँ पर, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटर आए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो फैट और सॉफ्ट टिश्यू के सिमिलर है। आप देख सकते हैं 6.9 है फैट का, सॉफ्ट टिश्यू का 7.7 है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ज्यादा आएगा दोनों के बीच में जब आप लो एनर्जी एक्सरे यूज करेंगे, तो बेटर कॉन्ट्रास्ट आएगा इमेज में। अदरवाइज तो जो फैट और सॉफ्ट टिश्यू वो सेम लगेंगे, आप कोई लीजन पहचान ही नहीं पाओगे एक्सरे पर। फैट भी सेम लगेगा और जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो ग्रंथियों वाला टिश्यू है ब्रेस्ट का, वो भी सेम लगेगा और आप लीजन को पिकअप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप लो एनर्जी एक्सरे यूज करते हो। तो ये बात होगी दोस्तों मैमोग्राफी फिजिक्स की। अब जो रेडिएशन होता है मैमोग्राफी से, वो बहुत कम अमाउंट रेडिएशन का जाता है पेशेंट को, तो बहुत सेफ इन्वेस्टिगेशन है। तो इस तरह से जो मैमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब है वो बनी होती है, जो इस तरह से होती है दोस्तों। कंप्रेशन पैडल होता है जिसमें ब्रेस्ट रखा जाता है, और एक्सरे ट्यूब होती है, फिल्टर कॉलीमेटर होता है, कंप्रेशन पैडल मैंने बता दिया, ग्रिड होगा, डिटेक्टर होगा, फोटो टाइमर डिटेक्टर होता है।
इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो थोड़े डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों। इसमें जो स्टैंडर्ड एक्सरे हम चेस्ट का करते हैं उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे टारगेट मटेरियल में डिफरेंट होता है। पहली चीज तो मैंने बता दी कि लो एनर्जी एक्सरेज यूज करते हैं हम मैमोग्राफी के लिए एज कम्पेयर टू चेस्ट रेडियोग्राफी। दूसरी चीज जो टारगेट मटेरियल है वो बाकी एक्सरेज के लिए, जब बाकी बॉडी का हम एक्सरेज करते हैं तो हम यूज करते हैं टंगस्टन, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं मोलिब्डेनम या फिर रोडियम, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ज्यादा होता है मोलिब्डेनम और रोडियम के साथ, इसलिए यहाँ पे बेटर कॉन्ट्रास्ट आता है, बेटर इमेजेस दिखाई देती हैं। तो इसके अलावा जो एनोड है वो एंगल पे रखा जाता है, एनोड एंगल पे हम रखते हैं। फिलामेंट जो होता है उसमें फोकल स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोकल स्पॉट क्योंकि का साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होता है ब्रेस्ट की एक्सरेस में। तो फोकल स्पॉट का साइज 0.3 या 0.1 mm हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हम एनोड हील इफेक्ट का फायदा उठाते हुए कैथोड को पोजीशन करते हैं हम, चेस्ट वॉल को पोजीशन करते हैं कैथोड की साइड में, क्योंकि कैथोड पे इंटेंसिटी एक्सरेस की ज्यादा होती है, एनोड पे कम होती है। क्योंकि चेस्ट वॉल थिकर स्ट्रक्चर है इसलिए कैथोड की तरफ चेस्ट वॉल को प्लेस किया जाता है, एनोड की तरफ ब्रेस्ट को प्लेस किया जाता है। तो हील इफेक्ट का को काउंटर करने के लिए हम ये प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं। अब कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से कंप्रेशन पैडल बना होता है दोस्तों, उसको उसके ऊपर ब्रेस्ट को रख के कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि दोस्तों थिकनेस ब्रेस्ट की कम हो जाती है, यूनिफॉर्म तरीके से ब्रेस्ट फैल जाता है, इससे स्कैटर रेडिएशन कम आता है और कॉन्ट्रास्ट बेटर हो जाता है। इसके अलावा मूवमेंट वाला जो ब्लर होता है उसको भी अवॉइड करता है कंप्रेशन करने से। और अनशार्पनेस होती है वो खत्म हो जाती है, ब्रेस्ट थिकनेस यूनिफॉर्म हो जाती है और ब्रेस्ट टिश्यू को इससे रेडिएशन डोज भी कम जाती है और इमेज क्वालिटी बेटर आती है। अब जैसे ये एक्सरे किया गया विदाउट कंप्रेशन तो ये ब्लर्ड इमेज आई है, और दूसरा कंप्रेस करने के बाद जो एक्सरे है वो काफी क्लियर आता है, इसलिए कंप्रेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मेमोग्राफी में। तो मेमोग्राफी में आपने जान लिया तीन चार चीजों का डिफरेंस है दोस्तों। एक तो लो केवीपी अब यूज कर रहे हैं, फोकल स्पॉट का साइज 0.1 to 0.3 mm होता है। जो टारगेट होता है वो मोलिब्डेनम या रोडियम यूज होता है। फिलामेंट फोकसिंग कप का साइज बहुत ज्यादा है, और हील इफेक्ट का हम यूज करते हैं, कंप्रेशन पैडल का यूज करते हैं। दो टाइप की मेमोग्राफी होती है, स्क्रीनिंग जो कि 40 के बाद हमारे देश में हर साल महिलाओं का किया जाता है, ये देखने के लिए कि कुछ मास तो डेवलप नहीं हो गया या कोई ब्रेस्ट कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया। डायग्नोस्टिक तब करते हैं जब पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं या फिर कोई हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी मदर मासी नानी बहन किसी को कैंसर है, तो उन पेशेंट्स में डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी की जाती है। अब इंडिकेशन क्या है मैमोग्राफी के, पहले मैंने बता दी है स्क्रीनिंग करनी है आपको, वो तो 40 साल के बाद हर साल करनी है। दूसरा हाई रिस्क फीमेल की आपको 40 साल के पहले ही करनी पड़ेगी, जिनके घर में फर्स्ट डिग्री कोई रिलेटिव है जिसको प्री मीनोपॉजल मतलब मीनोपॉज से पहले ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनको सिम्टम्स हैं 40 से ज्यादा की हैं, उनको ब्रेस्ट में गांठ है ऐसा कुछ सिम्टम है, अगर कोई मेल है जिसको ब्रेस्ट में गांठ है तो भी आपको करना है। और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी हो रखी है उसके बाद एनुअल फॉलोअप में भी आपको ब्रेस्ट मैमोग्राफी करनी है। तो ये इंडिकेशंस हो गए। अब पेशेंट को तैयार कैसे होना है मैमोग्राफी के लिए। सबसे पहली चीज तो उन्हें उस दिन डीओ कोई टेल्कम पाउडर कोई लोशन अपनी ब्रेस्ट पर या आर्म्स पे नहीं लगाना है, वरना वो एक्सरे पे स्पॉट्स की तरह दिखाई देंगे। दूसरी चीज पुराने जो मैमोग्राम्स हैं वो अपने साथ हमेशा लेकर आने हैं। तीसरी चीज अपने जो परेशानियां कोई लक्षण है, कोई गांठ है, कोई पस आ रहा है या कोई पानी आ रहा है निप्पल से या दर्द होता है, तो ऐसे लक्षण पहले ही बताने हैं। पुराने मैमोग्राम्स पुराने एक्सरे जरूर साथ में लाने हैं, और डीओ टैल्कम पाउडर लोशन नहीं लगाना है। अब कौन कौन से स्टैंडर्ड व्यूज लिए जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो दोस्तों दो व्यू लेते हैं, क्रीनियोकॉर्डल और मीडियोलेटरल, जो इस तरह से लिए जाते हैं, राइट का क्रीनियोकॉर्डल, लेफ्ट का क्रेनियोकॉर्डल, राइट मीडियोलेटरल ऑब्लिक, लेफ्ट मीडियोलेटरल ऑब्लिक। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में एडिशनल व्यूज भी होते हैं, लेफ्ट एक्सिलरी टेल व्यू, लेफ्ट क्लीवेज व्यू जिसमें क्लीवेज दिख रही है, लेफ्ट फ्रॉम बिलो, लेफ्ट लेट्रोमीडियल, लेफ्ट एंड लेट्रोमीडियल ऑब्लिक, लेफ्ट मीडियोलेटरल, लेफ्ट रोल लेटरल, लेफ्ट रोल मीडियल। इस तरह से एडिशनल व्यूज भी, इसके अलावा स्पॉट कंप्रेशन व्यूज भी लिखे लिए जाते हैं अगर कोई असिमेट्री दिखती है तो। अब होता है एक लंड व्यू, अगर जिस पेशेंट को आपने देखा होगा कि बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, महिलाएं यंग महिलाएं भी हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया ब्रेस्ट निकालना पड़ा है तो अंदर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट डाला जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट वाले जिस मरीज को ब्रेस्ट इम्प्लांट लगा अगर उसका हमें मैमोग्राफी करनी है तो कैसे करेंगे। उसके लिए जो ब्रेस्ट ये जो इम्प्लांट लगा होता है या जो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा होता है इसको हम पीछे धक्का देते हैं और इसको पीछे चेस्ट वॉल से सटा देते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट को कंप्रेशन पैडल पे रख के कंप्रेस करके उसका एक्सरे ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं एक लर्न व्यू। अब ये कैसे पता चलेगा
कि आपने जो एक्सरे खींचा वो सही खींचा कि नहीं खींचा। तो जैसा मैंने बताया कि स्टैंडर्ड दो व्यू होते हैं, क्रेनियोकॉर्डल होता है, मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू होता है। तो क्रेनियोकॉर्डल व्यू ये है, ये ठीक है कि नहीं, ये देखने का ये तरीका होता है कि इसमें सारा ग्लैंडुलर टिश्यू दिखना चाहिए, जैसा कि हमें दिख रहा है। ये जो निपल है, जो प्रोफाइल में निपल दिखना चाहिए, निपल मिड लाइन में होना चाहिए जैसा कि इसमें दिख रहा है, और लेंथ ऑफ पोस्टीरियर निपल लाइन विद इन 1 सेंटीमीटर इन साइज होना चाहिए। पोस्टीरियर निपल लाइन क्या होता है दोस्तों, निपल से हम परपेंडिकुलर एक पोस्टीरियर लाइन खींचते हैं और फिर उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस क्रेनियोकॉर्डल और मीडियल ऑब्लिक में, इस डिस्टेंस में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, और सिमेट्रिकल इमेज होनी चाहिए दोनों तरफ की। तो ये क्राइटेरिया है कि आपने ठीक से क्रेनियोकॉर्डल व्यू लिया है। ये रेडियोग्राफर्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रेनियोकॉर्डल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाली साइड आउटर साइड होती है ब्रेस्ट की, और ये होती है इनर क्वाड्रेंट। ये होता है आउटर क्वाड्रेंट, ये होता है इनर क्वाड्रेंट। अब मीडियल लेटरल ऑब्लिक व्यू। तो मीडियल लेटरल ऑब्लिक व्यू इस तरह से होता है दोस्तों, इसमें ये आपको पेक्टोरलिस मसल दिख रही है, ये ब्रेस्ट टिश्यू दिख रहा है, ये आपके निपल दिख रहे हैं। तो इसमें भी निपल प्रोफाइल में दिखना चाहिए, पेक्टोरलिस मसल नीचे आनी चाहिए पोस्टीरियर निपल लाइन से। इंफ्रामेमरी फोल्ड जो ये है ये आपको दिखना चाहिए, स्किन फोल्ड सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए ब्रेस्ट पे। और सिमिलर पोस्टीरियर निपल लाइन 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर का डिफरेंस एमएल और सीसी व्यू पे होना चाहिए। तो इसमें अगर हम साइड की बात करें तो ये हो गया आपका अपर क्वाड्रेंट, ये हो जाता है लोअर क्वाड्रेंट। इसमें था ये आउटर क्वाड्रेंट और ये है इनर क्वाड्रेंट। और इसके केस में ये अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट होता है एमएलए व्यू पर। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि पेशेंट के ब्रेस्ट को कंप्रेशन पैडल पे रखते हैं, जैसे कि इस इमेज में रखा हुआ है, और उसके बाद रेडिएशन देकर उसका एक्सरे खिंच जाता है। ये नॉर्मल मेमोग्राम में स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई दी, पेक्टोरलिस मसल है, नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। अब बात आती है दोस्तों मेमोग्राफी लेक्सिकॉन की। तो मैमोग्राफी में हम किस तरह से लीजन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए ये तरीका है। इसमें इन हेडिंग्स में से डिस्क्राइब किया जाता है। पहले तो ये देखते हैं ब्रेस्ट का कंपोजिशन कैसा है। दूसरा, मास अगर कोई है तो उसकी शेप कैसे, मार्जिन्स कैसे, डेंसिटी कैसे, एसिमेट्री मतलब कहीं ब्रेस्ट टिश्यू एक जगह इकट्ठा हो गया इमेज में। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मतलब नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू वहां पे नहीं है और उसकी जगह जो नॉर्मल ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो डिस्टर्ब हो गई है। कैल्सिफिकेशन दिख रहे हैं, एसोसिएटेड फीचर्स दिख रहे हैं, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बता देते हैं ब्रेस्ट का कंपोजिशन दोस्तों। कंपोजिशन चार टाइप के होते हैं, ए बी सी और डी। ए पे पूरा फैटी है, तो इस केस में लीजन्स बहुत अच्छे से पिकअप हो जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली मीनोपॉज के बाद महिलाओं में। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ग्रंथियों वाला है, जो दूध बनाता है, वो खत्म हो जाता है, सिर्फ फैट फैट बचता है। तो अगर इस केस में अगर कोई लीजन है तो वो आराम से पिकअप हो जाता है। कंपोजिशन बी में क्या होता है, स्कैटर्ड एरिया होते हैं फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू के, जैसे इसमें दिख रहे हैं, जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं आपको। कंपोजिशन सी होता है हेट्रोजेनसली डेंस। तो आपको दिख रहा होगा कि वाइट वाइट एरिया ज्यादा दिख रहा है। कंपोजिशन डी जो एक्सट्रीमली डेंस ब्रेस्ट है, तो इसमें वाइट वाइट एरिया ज्यादा दिख रहा है ए बी और सी की कंपैरिजन में। तो कंपोजिशन डी क्या होता है, ये लोअर कर देता है मैमोग्राफी की सेंसिटिविटी को, क्योंकि ये खुद ही नॉर्मल पैरेंकाइम में इतना डेंस है कि इसमें कोई लीजन होता है तो वो छुप जाता है, दिखता नहीं है। तो ए में बेस्ट दिखता है मैमोग्राफी में, इसलिए जनरली 40 के बाद हम मैमोग्राफी कराते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट उतने डेंस होते नहीं हैं, फैटी होते हैं, तो इजीली दिख जाता है कोई लीजन होता है तो। अब आते हैं मास। मास में तीन चीज थी, शेप, मार्जिन और डेंसिटी। तो शेप में राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, इरेगुलर शेप हो सकती है। मार्जिन्स वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो सकते हैं, जो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, ऑब्सक्योर्ड एक तरफ से ऑब्सक्योर्ड है, माइक्रो लोबुलेटेड इस तरह से लोबुलेशन है, इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स है मतलब पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक फैला हुआ है, स्पेक्यूलेटेड इस तरह से स्पाइक्स निकले हुए हैं। इसमें जो स्पेक्यूलेटेड होता है वो जाता है कैंसर की तरफ, और सर्कमस्क्राइब जाता है बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस की तरफ। इसमें इरेगुलर शेप है, वो कैंसरस की तरफ जाती है। डेंसिटी, लो डेंसिटी, इक्वल डेंसिटी, हाई डेंसिटी। मतलब ब्रेस्ट पैरेन्काइमा जो है उसकी कंपैरिजन में कम है डेंसिटी, इक्वल है या ज्यादा है। हाई डेंसिटी लीजन यूजुअली एसोसिएटेड होता है कैंसर के साथ में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ये मैमोग्राफी है, आपको ये क्रेनियोकॉर्डल व्यू है, ये आपको दिख रहा है हाई डेंसिटी lesion with an irregular shape and spiculated margins. Further, there is skin retraction also surrounding में architectural distortion. तो ये केस था एक ब्रेस्ट कैंसर का। तो हमने देख लिया हाई डेंसिटी है, इरेगुलर शेप है और स्पेकुलेटेड मार्जिन से साथ में स्किन रिट्रैक्शन भी आपको दिख रहा है। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मैंने बताया कि जहाँ पे नॉर्मल जो संरचना है ब्रेस्ट की वो डिस्टर्ब हो गई है।
है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेकुलेशंस निकल रहे हैं किसी पॉइंट से, है ना, डिस्टॉर्ट हो गया, नॉर्मल पैरेंकाइमा ऐसा वाला नहीं दिख रहा है। तो ये है आपका आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन यूजुअली जो कैंसर होता है उसमें दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट की नॉर्मल संरचना को डिस्टर्ब कर देता है। और एसिमेट्री, एसिमेट्री जनरली क्या होता है दोस्तों, कि एसिमेट्री आपको सिर्फ एक प्रोजेक्शन पे भी दिखाई दे सकती है, दो पे भी। अगर एक पे दिखाई देती है हम उसे कहते हैं एसिमेट्री, मतलब सिर्फ सीसी या सिर्फ एमएलओबी में दिख रही है। अगर दो प्रोजेक्शन में दिखाई दे रही है तो फोकल एसिमेट्री है, जो लेस देन वन क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर रही है। ग्लोबल अगर मोर देन वन क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर रही है। डेवलपिंग मतलब पहले पिछले साल का आपने एक्सरे देखा उसमें नहीं था, और इस साल आ गया है, तो इसको कहते हैं हम डेवलपिंग एसिमेट्री। एसिमेट्री में यूजुअली क्या होता है दोस्तों, कि जब हम एक्सरे ले रहे हैं हमने ठीक से कंप्रेशन नहीं किया, तो एक जगह ब्रेस्ट टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे हमें ऐसा लगता है कि वो लीजन है। तो हम एक्शन में वो लीजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें लीजन की तरह कॉन्वेक्स मार्जिन्स नहीं होते। तो वो एसिमेट्री हम उसको नाम देते हैं, और एक प्रोजेक्शन है दो प्रोजेक्शन के बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस है, अब आपको यहाँ हमने एमएलओ व्यू देखा और सीसी व्यू देखा, तो दोनों में हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डेंसिटी है जैसे। तो फोकल एसिमेट्री हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो दोनों प्रोजेक्शंस में है, दूसरी चीज एक लेस देन वन क्वाड्रेंट में है। फिर यहाँ पे जब हमने इसका स्पॉट कंप्रेशन व्यू करा के मैमोग्राफी रिपीट कराई, मतलब उस एरिया को कंप्रेस कर दिया मैमोग्राफी करते टाइम, तो हमें यहाँ पे कोई लीजन मिला नहीं, और साथ में अल्ट्रासाउंड किया तो भी यहाँ पे कोई लीजन नहीं मिला। अब ये एग्जांपल है ग्लोबल एसिमेट्री का। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लोबल एसिमेट्री है, दोनों प्रोजेक्शन में दिखाई दे रही है, और इसमें साथ साथ आपको स्किन भी थोड़ी सी थिकंड हो गई है इस एरिया में, आप देखिए। साथ में जो सेप्टा है वो भी थिकंड हो रखे हैं, ये है ये है ये है ये है सेप्टा थिकंड है। और साथ में थोड़ा सा निपल रिट्रैक्शन भी, थोड़ा सा निपल रिट्रैक्शन भी है, दिखाई दे रहा है। तो ये केस था ब्रेस्ट कैंसर का, जिसमें ग्लोबल एसिमेट्री दिखाई दे रही थी। अब बात आती है कैल्सिफिकेशन की, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो ये नॉन कैंसरस या बिनाइन हो सकता है, या फिर सस्पिशियस हो सकते हैं, जो कैंसर वाले केसेस में दिखाई पड़ते हैं। तो स्किन में कैल्सिफिकेशन इस तरह से दिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टैटू साइन। ये इंफ्रामेमरी फोल्ड के अलोंग एक्जिला आर्मपिट में इधर देखने को मिल सकते हैं। वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन क्या होता है, जनरली ना इस तरह से लाइन में होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, और ब्लड वेसल के अलोंग होते हैं। जैसे बूढ़ी एज में क्या होता है कि जो हमारी रक्त कोशिका होती है, रक्त वाहिनियां होती हैं, उनमें इस तरह से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो ये ब्लड वेसल के अलोंग हमें दिखाई देते हैं। पॉपकॉर्न दिखता है जनरली, जो फाइब्रोएडेनोमा एक ट्यूमर मैंने बताया था सेकंड फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें अगर वो फाइब्रोएडेनोमा इन्वॉल्यूट कर रहा हो, मतलब खत्म हो रहा हो, तो उसमें पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है, पॉपकॉर्न की स्ट्रक्चर का कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। रॉड लाइक कैल्सिफिकेशन ही हमें डक्ट में दिखता है। जैसे हम जानते हैं, मैंने ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, कि जो एसिनाई होती हैं वो दूध का उत्पादन करती हैं, और वहां से डक्ट के जरिए निपल तक दूध आता है। तो डक्ट में अगर कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो इस तरह से रॉड लाइक में दिखाई देता है डक्ट के अलावा। राउंड पंक्टेड हम जब कहते हैं, राउंड अगर 0.5 to 1 mm होता है साइज में, लेस देन 0.5 mm होता है तो पंक्टेड कहते हैं। ये जनरली बिनाइन कैल्सिफिकेशन है, और ये फाइब्रोसिस्टिक चेंज एडेनोसिस इसमें देखने को मिल जाता है। ल्यूसेंट सेंटर डिपॉजिट हमें तब देखने को मिलता है, जैसे इसमें दिख रहा है, ये ल्यूसेंट सेंटर है, ये ल्यूसेंट है, बीच वाला जो सेंटर है ना वो ल्यूसेंट है। ये जहाँ पे फैट होता है ना, फाइब्रोएडेनोमस फैट नेक्रोसिस, वहां पे जनरली देखने को मिलता है। रिम कैल्सिफिकेशन किसी सिस्ट की वॉल में मिल सकता है, फैट नेक्रोसिस में मिल सकता है, और फाइब्रोएडेनोमा की पेरिफेरी में हमें मिल सकता है। डिस्ट्रॉफी जनरली कि जिस ब्रेस्ट में रेडिएशन मिला है, रेडियोथेरेपी मिली है, या कोई ट्रॉमा हो गया, वहां पे जनरली मिलता है। कोर्स इरेगुलर कैल्सिफिकेशन होता है। और सस्पिशियस मॉर्फोलॉजी जो यूजुअली कैंसर वाले मरीजों में मिलती है। अमॉर्फस जिसकी कोई शेप नहीं है, फाइन प्लियोमॉर्फिक, कोर्स हेट्रोजेनस, फाइन लीनियर ब्रांचिंग। तो जो अमॉर्फस होता है इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ये 4B असाइन करते हैं हम पेरेंट्स। कोर्स हाइड्रोजनस आप इस तरह से देख सकते हैं, 0.5 to 1 mm का साइज होता है, और इरेगुलर कॉन्स्पिक्यूअस कैल्सिफिकेशन होता है, 4B असाइन करते हैं इसको। फाइन प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, मल्टीपल शेप का होता है, और यूजुअली 0.5 mm साइज का होता है, विराट्स 4C असाइन करते हैं। फाइन लीनियर या फिर फाइन लीनियर ब्रांचिंग इस टाइप का होता है, लेस देन 0.5 mm का, विराट्स 4C असाइन करते हैं इसको भी हम। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि जो सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैलिग्नेंसी या कैंसर की तरफ जाता है। डिफ्यूज पूरे में कहीं भी है, रीजनल मतलब मोर देन 2 cm एरिया में होगा, और 25% कैंसर का रिस्क होता है। ग्रुप यूजुअली 2 cm के अंदर अंदर में होता है। लीनियर डक्ट के अलॉन्ग होता है, 60% केसेस में कैंसर का रिस्क होता है। सेगमेंटल में भी 60% कैंसर का रिस्क होता है। तो लीनियर और सेगमेंटल मोर टुवर्ड्स कैंसर होते हैं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखिए कि ये वाले कोर्स हाइड्रोजनस लग रहे हैं गैसिफिकेशन, कुछ प्लेयोमॉर्फिक है। ये प्लेयोमॉर्फिक है और ये कोर्स हाइड्रोजनस है। और कुछ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में मोर देन 2 सेंटीमीटर एरिया में, और कुछ आपको ग्रुपिंग में भी दिख रहे हैं। तो ये केस जो हमने देखा कैल्सिफिकेशन है इसमें, कोर्स हाइड्रोजनस है, प्लेयोमॉर्फिक है। तो 4B और 4C असाइन हो गया। अल्ट्रासाउंड किया तो डक्ट हमें डायलेटेड मिली, लेकिन इसमें कोई डिस्क्रीट मास नहीं मिला। तो DCIS के केस में ऐसा अक्सर ही होता है कि आपको सस्पिशियस कैल्सिफिकेशन मिलेगा, और जब आप बायोप्सी करोगे तो वहां पे आ जाएगी कैंसर। ठीक है। तो कैंसर का पेशेंट था जिसमें सस्पिशियस कैल्सिफिकेशन हमें मिला। एसोसिएटेड फीचर्स मैंने बताया कि स्किन रिट्रैक्शन, यहाँ पे स्किन थिकनिंग, स्किन रिट्रैक्शन, निपल रिट्रैक्शन, साथ में लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट मिल सकता है। ये- एक मिनट दोस्तों, हाँ। इस तरह से लिम्फ नोड एनलार्जमेंट आपको देख सकते हैं जिसके अंदर हाइलम लॉस्ट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट इमेज दोस्तों। तो रिपोर्टिंग आपने इस तरह से कर दी, इंडिकेशन मेंशन कर दिया, ब्रेस्ट का कंपोजिशन क्या है ABCD में से, फाइंडिंग्स अगर कोई मास है, एसिमेट्री, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन है, कैल्सिफिकेशन, एसोसिएटेड फीचर्स, वो सारे डाल दिए। और एक कंपैरिजन भी डाल दिया प्रीवियस स्टडीज के साथ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जरूरत है अगर तो, और फाइनल बिराट्स की आप रिपोर्टिंग दे देते हो। जो बिराट्स है दोस्तों वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यूज मैमोग्राफी का ये एक तो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए दोस्तों, 40 साल की एज के बाद हर साल आपको कराना ही कराना है फीमेल्स को, ये देखने के लिए कि कोई मास तो नहीं आ गई, कोई एबनॉर्मल डेंसिटी तो नहीं आ गई। इसके अलावा ये कोई ट्यूमर है, कोई मास है, कोई एबनॉर्मलिटी, उसको पिकअप कर सकता है। और साथ में रेडिएशन डोज बहुत ही मिनिमल है। तो वो ऐसा एक सेफ और हार्मलेस यूजफुल प्रोसीजर है, हर साल आपको कराना चाहिए। सिंपल प्रोसीजर है, 40 साल से ज्यादा की महिलाओं को कराना ही कराना चाहिए। और अगर किसी महिला के घर में कोई मरीज है या कोई मदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उनको पहले 35 से 30 से ही कराना शुरू कर देना चाहिए। मेल मेमोग्राफी, मेल पेशेंट को भी ब्रेस्ट में सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जनरली एल्डरली को मिलते हैं सिम्टम्स, 60 से ज्यादा के पेशेंट होते हैं, निपल रिट्रैक्शन को डिस्चार्ज ये मिल सकता है, तो उनमें भी मेमोग्राफी की जाती है। अब कुछ एडवांस टेक्निक्स भी आ गई, जैसे होता है कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन और ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस। बेसिकली ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस क्या, 3D एक्सरे, जैसे हम CT नहीं लेते उसी तरह से मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि मूविंग मैमोग्राफी प्लेट होती है, मूविंग एक्सरे मशीन होती है जो मूव करती रहती है ब्रेस्ट का तीनों डायरेक्शन से, तीनों डायमेंशन से। ट्यूब घूमती रहती है मैमोग्राफी वाली, और तीनों डायमेंशन से ब्रेस्ट की इमेजेस ले लेती है। फायदा इसमें ये हो जाता है कि इमेजेस बेटर आती है मैमोग्राफी के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैमोग्राफी वाली इमेज है, ये सब मास दिखाई दे रहा है लेकिन इसके मार्जिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहे। लेकिन जब टोमोसिंथेसिस में किया तो मार्जिन बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, और इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि डक्ट के अलाउंग भी जा रहा है। तो टोमोसिंथेसिस से बेटर इमेजेस आते हैं, ये 3D डिपिक्शन है ये। और मैमोग्राफी तो सिर्फ 2D, 2 डायमेंशन में ही होता है। अब कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन में 2 वे एडवांटेज हमें हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर AI की हेल्प से माइक्रो कैल्सिफिकेशन नोड्यूल्स को पिकअप कर सकते हैं, और उनको पिकअप करके फिर रेडियोलॉजिस्ट जो हम हैं वो आगे हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये एरर्स का चांस मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि 2 लेवल पे चेकिंग हो रही है। तो ये है कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। तो दोस्तों ये बात थी मैमोग्राफी की, जो हमने जाना बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हर साल 40 साल की एज के बाद कराना चाहिए। घर में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है ब्रेस्ट कैंसर वाला, तो आपको 30-35 की एज में ही कराना चाहिए। एनुअल स्क्रीनिंग जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट कैंसर का इंडिकेशन ये दे देता है। और अगर लीजन में ऐसा कोई मैलिग्नेंसी दिखती है मैमोग्राफी में, तो फर्दर आपको इमीडिएट मैनेजमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे विराट स्कोरिंग की और आगे कैसे मैनेजमेंट करना है उसकी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए दोस्तों।